Hi everyone, welcome to Biology Solutions with Surya Prakash. Let us start the next part of the cell biology chapter, the organelle endoplasmic reticulum. Now देखिए endoplasmic reticulum, हमने इसके बारे में बहुत कुछ सुना है और बहुत कुछ पढ़ा भी है. बहुत ही मजेदार ऑर्गेनल ही है. जितना डिटेल में जाना चाहो उतने में जा सकते हैं, लेकिन हम इसको एक कन्फाइंड तरीके से करेंगे और दो पार्ट्स में करेंगे. नाउ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखिए, सबसे पहले इन 1945 टू साइंटिस्ट पॉटर एंड थॉम्सन, देखिए दोनों ने इसको ऑब्जर्व किया था व्हाइल ऑब्जर्विंग द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल. और उन्होंने क्या देखा? व्हाइल ऑब्जर्विंग द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, they observed certain lace-like network in the cytoplasm. Most important. जब उन्होंने ये देखा तो ultimately they called it a network of tubules. But after in 1948, Potter named these tubules as endoplasmic reticulum. So the term endoplasmic reticulum किसने दी? It was given by Potter. तो यहां हम लिख देते हैं endoplasmic term. So who gave this term? It is the Potter. He is the Potter. So एक क्वेश्चन तो यहां से एक अच्छा बन गया हमारा कि डिस्कवरी पार्ट में से. अब देखो, जब सेल के अंदर हम देखते हैं, लेट अस ड्रॉ ए न्यूक्लियर, एक सेल लेते हैं, मान लेते हैं ये एक छोटा सा एक सेल ले लेते हैं. अब यहां पर इसके अंदर क्या है? हम देख रहे हैं कि यहां पर न्यूक्लियस भी होता है, ठीक है, राउंडेड न्यूक्लियस है. और हमें ये भी जानते हैं कि ये डबल मेम्ब्रेन होता है, आगे हम पढ़ेंगे. क्लियर? और इसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखते हैं तो ये इसके साथ ही कनेक्टेड होता है. ये इसके साथ ही इस तरह से ट्यूब्यूल ऑफ नेटवर्क्स इस तरह से कनेक्टेड होता है. अगर हम देखें तो ये देखो, मैं एक हल्का सा एक ओवरव्यू आपको देना चाहूंगा कि ये अल्टीमेटली कैसा दिखाई देता है. तो देखो, कई बार तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ भी अपनी कनेक्टिविटी बना लेता है. कई बार ऐसा भी होता है कि ये अपनी कनेक्टिविटी गोल्गी के साथ भी, इसको देखा गया है कि ये अपनी कनेक्टिविटी जो है गोल्गी बॉडी के साथ भी बनाया गया है. सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप देखो तो ये एक तरह से एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स है जो इसने पूरे सेल के अंदर बना रखा है. और ये लगभग इट कवर्स अराउंड 30 to 40% of the surface area of the cell. It covers the 30 to 40% of the surface area of the cell. आप देख रहे हैं, ऑलमोस्ट इसने कवर किया है. नो, इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो नेटवर्क आपको यहां दिखाई दे रहा है, इट बेसिकली डिवाइड इट इनटू द, मैं ऐसे कहूंगा, इट बेसिकली डिवाइड्स द साइटोप्लाज्म. दिस इज द साइटोप्लाज्म. ये जो इसके अंदर है, हम इसको ले लेते हैं, दिस इज द साइटोप्लाज्म एरिया जिसमें सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं. बेसिकली साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स ही हम पढ़ रहे हैं. तो यहां देखो क्या हो रहा है कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इट हैज बेसिकली डिवाइडेड द साइटोप्लाज्म इनटू टू कंपार्टमेंट्स. साइटोप्लाज्म को इसने दो हिस्सों में बांट दिया है. एक वो हिस्सा है जिसे हम कहेंगे साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, और एक वो हिस्सा है जो इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर है. हम इसको इसी ब्लैक एरिया से डिनोट कर देते हैं. यहां चलिए ब्लैक एरिया से, ताकि आपको थोड़ा सा दिखाई दे.
जो ब्लैक एरिया इन इन ट्यूब्यूल्स के अंदर, इन स्ट्रक्चर्स के अंदर आपको ये दिखाई दे रहा है गैप जैसा, इनके अंदर भी एक साइटोप्लाज्म पड़ा है। तो इसलिए इसको दो हिस्सों में बांट दिया है। एक वो हिस्सा जो साइटोप्लाज्म का ये हिस्सा है विच इज नोन एज साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। चलिए हम इसको कह देते हैं दिस इज द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, ठीक है। और दूसरा हिस्सा वो है जो इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर है, दिस वन एरिया। सो ये क्या है? इट इज द एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। सो देखिए दो तरह के आपको मैट्रिक्स यहां दिखाई देंगे, दो तरह के फ्लूइड मटेरियल्स यहां आपको दिखाई देंगे। वो है साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स जो साइटोप्लाज्म में है, और एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स जो कहा है एंडोप्लाज्म के अंदर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर पड़ा हुआ है। तो यहां तक तो हमें एक इंट्रोडक्शन समझ आ जाती है क्या है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये आती है कि ये कहां पड़े होते हैं। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये जो एरिया है, ये अब हमें ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेंगे कहां, किन, अब हमारी बॉडी में तो है हर जगह। तो हम लेट अस अंडरस्टैंड, अब हम इनकी ऑकरेंस देख लेते हैं या लोकेशन देख लेते हैं कि लोकेशन कहां कहां होती है और ऑकरेंस कहां कहां है। देखो ये हमें ऑलमोस्ट दे आर प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। देखिए present in all eukaryotic cells, eukaryotic cells except RBCs। लेकिन नहीं पाए जाते हैं। अब देखो अगर ऑल यूकैरियोटिक सेल्स की बात की जाए तो मैं एक चीज कहूंगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उन सेल्स में पाया जाएगा जो बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत एक्टिवली काम करते हैं, चाहे वो प्लाज्मा सेल्स हो, चाहे वो रेटिनल सेल्स हो, चाहे वो सेबेशियस ग्लैंड्स हो, मैं ऐसा कह सकता हूं कि चाहे वो ल्यूकोसाइट्स है, चाहे वो पेनक्रियाटिक सेल्स है, लीवर सेल्स है। सो जो एक्टिवली काम करते हैं उन जगह पे आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन एबंडेंस मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये उन सेल्स में पाए जाते हैं जो एक्टिवली काम करते हैं हमारी बॉडी में। सो अब हम देखते हैं कि अल्टीमेटली यहां पर जब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहां तो हमें बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है सेल के अंदर के, भी पता नहीं कैसा है। हमने तो यहां साइटोप्लाज्म की, हमने तो एक सेल के अंदर देखा। जब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, चलिए अब हम स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर में तीन चीजें आती हैं। इट कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, थ्री थिंग्स और थ्री स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स। वन इज सिस्टर्ने, second is tubules, and third is vesicles. So there are three parts of these structures: cisternae, tubules and vesicles. तो यहां हमें ये दिखाया। अब देखो अगर हम इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर रहे हैं, यहां भी आपको ये कुछ मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है। अगर आप देखो तो ये जो ल्यूमन है इट इज बेसिकली कवर्ड ओवर बाय मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, तो इसके पास भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। लेकिन जो एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है, एक चीज याद रखिएगा, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कवर्ड ओवर बाय एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, क्योंकि जो मेम्ब्रेन इसके ऊपर होगी वो एंड। और याद रखिए एंड is thinner than the plasma membrane. Remember, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से थिनर होगी, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो हमने देखा है, हमने उसका स्ट्रक्चर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में देखा था 75 एंगस्ट्रम। तो यहां ये जो है इट इज अराउंड, अगर एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन की बात करें, हालांकि कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है,
50 to 60 एंगस्ट्रम ही होती है, तो नेचुरली ये थिनर है। कहाँ 75 एंगस्ट्रम और कहाँ 60 एंगस्ट्रम, तो थिन है। अब जहां तक सवाल आता है, चलिए पहले पार्ट को ले लेते हैं, सिस्टर्ने का सवाल करते हैं। सिस्टर्ने की बात करते हैं। यहां से हम इस सिस्टर्ने पार्ट को थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरह से दिखाई देते हैं। जब हम सिस्टर्ने की बात करते हैं तो सिस्टर्ने देखो इस तरह से हमें कुछ फ्लैट सैक्स दिखाई देती है। ये देखो इस तरह से ये हमें कुछ फ्लैट सैक्स दिखाई दे रहे हैं, और ये सैक्स जो हैं आप देखो कि दे आर स्टैक्ड अपॉन वन अनदर, they are stacked upon one another। चलिए बस करते हैं ये इस तरह से। सो देखिए अगर इन स्ट्रक्चर्स को देखो आप, सिस्टम में आपको कैसा दिखाई दे रहा है, आप देखो पहली चीज यहां इंपॉर्टेंट चीज देखो, एक तो ये पैरेलली अरेंज्ड है, दे आर पैरेलल, ठीक है। दूसरी चीज आपको क्या दिखाई दे रही है, दूसरी चीज ये दिखाई दे रही है कि दे आर प्रेजेंट, दे आर स्टैक्ड अपॉन वन अनदर, स्टैक्ड वन अपॉन, के ऊपर तय, जैसे हम चपातियों की तय लगाते हैं एक के ऊपर एक, वन अपॉन अनदर। क्लियर। अब तीसरी चीज देखो यहां क्या दिखाई दे रही है आपको कि दे आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स। देखिए मेम्ब्रेन बाउंड है, सिस्टर्ने मेम्ब्रेन बाउंड है, बेसिकल तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ही मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, तो हम तो यहां ना भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर कह दिया तो कह दिया। उसके बाद अगर देखो इट कंसिस्ट ऑफ, दे आर इंटरकनेक्टेड। इफ यू सी हियर, लेट अस सी हियर, हमने जैसे यहां ब्लैक से किया था, ये देखो ये इंटरकनेक्टेड एरिया देख रहे हो आप, ये इंटरकनेक्टेड एरिया, यहां से चले जाओ ये इंटरकनेक्टेड एरिया, इधर से जाओ ये यहां जा रहा है, फिर से इंटरकनेक्टेड एरिया। तो आप देख रहे हो कि ये यहां पर हर एक जो सिस्टर्ने है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है बाय, लेट अस टेक interconnected structures, interconnected by luminal surface, luminal surface, और हम ऐसा कह सकते हैं ल्यूमिनल साइटोप्लाज्म। देखिए ये जो इसके अंदर साइटोप्लाज्म पड़ा है, हम इसको एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स भी कहते हैं और इसे ल्यूमिनल साइटोप्लाज्म भी कहते हैं। अब देखो क्लियर है, तो हम यहां कुछ लेबलिंग कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए। दिस इज द ल्यूमन, सो हम यहां लिख लेते हैं ल्यूमिनल मैट्रिक्स। भाई क्लियर हो रहा है, एक एक डायग्राम बिल्कुल ऐसे ड्रॉ करनी है। और दीज आर द फ्लैट सैक्स विच आर नोन एज सिस्टर्ने, ठीक है। अब दूसरी बात, अब अगर इन सिस्टर्ने को देखा जाए, सिस्टर्ने को ध्यान से देखो, हमने ये ड्रॉ किया है, तो इसके ऊपर क्या है, देयर सरफेस, इनकी जो सरफेस है यहां पर कुछ स्पेशलाइज्ड, मैं कहूंगा कि देयर आर सर्टन रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट और ग्लाइकोप्रोटीन्स आर प्रेजेंट। वो जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं, मैं इसको दूसरे पेन से करता हूं, यहां पर कुछ इनके सरफेस पर, सरफेस bears ग्लाइकोप्रोटीन्स, कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स है। अब बड़ी डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं कि एसआरपी प्रोटीन्स होती हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, बहुत लंबी बात हो जाएगी। हम सिर्फ इतना याद रखते हैं क्योंकि 11th क्लास के लिए इतना बहुत है कि सरफेस बियर्स ग्लाइकोप्रोटीन्स, और वो ग्लाइकोप्रोटीन्स कौन सी है ये इंपॉर्टेंट है, वो है राइबोफोरिन 1, राइबोफोरिन 1 एंड राइबोफोरिन 2, इंपॉर्टेंट। और ये दोनों क्या करते हैं, ये बेसिकली ये यहां इनके सरफेस पर होती है, इनको हम एसआरपी रिसेप्टर्स भी बोलते हैं।
सरफेस रिसेप्टर पार्टिकल्स। तो ये जो रिसेप्टर पार्टिकल्स होते हैं ये यहां पर होते हैं, ये यहां पर ग्लाइकोप्रोटीन्स पड़ी हैं, दे हेल्प इन बाइंडिंग ऑफ राइबोसोम्स। देखो अब ये जो राइबोसोम्स हैं इनके साथ कैसे जुड़े हुए हैं, इस सिस्टर्ने के साथ किसकी मदद से जुड़े हुए हैं। अगर ये पूरे सरफेस पर इस तरह से इसके ऊपर पड़े हुए हैं तो भाई कोई ना कोई तो ऐसी एजेंसी होगी, कोई ना कोई ऐसी सरफेस रिसेप्टर पार्टिकल तो होगा या प्रोटीन होगी जिसके थ्रू जुड़े हैं। अब वो जो सरफेस रिसेप्टर प्रोटीन होती है ग्लाइकोप्रोटीन है, विच इज राइबोफोरिन 1 एंड राइबोफोरिन 2, और इसे हम एसआरपी पार्टिकल भी बोलते हैं और एसआरपी रिसेप्टर्स भी बोलते हैं। सो लेट अस राइट डाउन हियर, इन्हें हम एसआरपी रिसेप्टर्स भी बोलते हैं। फुल नेम इज, आप नोट डाउन कर लीजिए, सरफेस रिसेप्टर पार्टिकल्स। नाउ यहां पे देखो ये इसके साथ ज्वाइन है तो दे हेल्प इन बाइंडिंग ऑफ राइबोसोम्स। तो याद रखिए ये ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या करती हैं, दे हेल्प इन बाइंडिंग ऑफ राइबोसोम्स। क्लियर है। अब देखो, अब यहां पर इसका मतलब ये हुआ कि ये सिस्टर्ने किसके साथ कंसर्न करता है, सिस्टर्ने किस एक्टिविटी के साथ कंसर्न कर रहा है, सिस्टर्ने किसके साथ कंसर्न कर रहा है, इट इज कंसर्न्ड विद द प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोटीन सिंथेसिस के साथ कंसर्न रखेगा। ये उन सेल्स में होगा विच आर एक्टिवली इंगेज्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि इसके पास तो राइबोसोम्स है, इसके पास तो राइबोसोम्स हैं। और देखो जो भी प्रोटीन बनेगी, अब देखो जो भी प्रोटीन बनेगी, हम थोड़ा सा रब कर लेते हैं और आगे की कहानी को बढ़ाते हैं। चलिए, अब जो भी प्रोटीन बनेगी वो बेसिकली वो देखो वो कहां जाएगी, इस ल्यूमिनल सरफेस में जाएगी, और आगे कहां जाएगी वो तो बात की बात है, वो तो आगे आगे जैसे जैसे ऑर्गेनेल आएंगे वैसे वैसे हमें पता चलता जाएगा। तो हम एक हल्का सा स्ट्रक्चर लेते हैं। मान लीजिए ये देखिए, ये हमारे पास क्या है, ये ब्लू कलर जो दिखा रहा है, हम इसको खोलते हैं थोड़ा सा। ये हमारे पास ये ल्यूमिनल सरफेस है, ये हमारे पास एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, ठीक है, और ये जो एरिया है दिस इज द चैनल और ल्यूमन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हम ले लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ल्यूमन एरिया है, ठीक है। इसको हम ब्लैक से ही कर देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो। देखिए कोई भी चीज है हमें थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझनी पड़ेगी, और मेरी कोशिश यही रहती है कि हम डायग्राम को यहीं ड्रॉ करें। वीडियो चाहे लंबा हो जाए इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तसल्ली होनी चाहिए, और अगर मुझे तसल्ली होगी तो नेचुरली आपको भी, अगर आप वीडियो ध्यान से देखेंगे तो एक एक चीज समझ आएगी। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे मैंने कहा कि कुछ रिसेप्टर्स पड़े होते हैं, एसआरपी रिसेप्टर्स होते हैं, और एसआरपी बेसिकली पार्टिकल होता है जो राइबोसोम को, क्योंकि राइबोसोम तो फ्री होते हैं, अब उनको इनके साथ अटैच करना है तो वो उसको पकड़ के लाता है। तो यहां पर एसआरपी रिसेप्टर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं राइबोफोरिन 1 एंड राइबोफोरिन 2। तो वो पार्टिकल जब नेचुरली अपने रिसेप्टर के पास पहुंचेगा तो राइबोसोम को पकड़ के लेके आ रहा है, तो ला रहा है, तो वो उसको किसके साथ अटैच करेगा, इस मेम्ब्रेन के साथ अटैच करेगा। तो ये राइबोसोम है, इसका ये स्मॉलर सब यूनिट भी आ गया और ये लार्जर सब यूनिट भी इसके साथ अटैच हो गया, ठीक है। जब ये अटैच हुआ तो देखो होगा क्या कि यहां बीच में है एमआरएनए, वो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। जो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा तो वो अल्टीमेटली क्या होगा, वो इस चैनल के बीच में से, ये राइबोसोम के चैनल के जो लार्जर सब यूनिट है, इसके चैनल के बीच में से होती हुई इस ल्यूमन तक आ जाएगी, ये यहां आ जाएगी प्रोटीन। सो दिस इज द प्रोटीन। तो एंडोप्लाज्मिक यहां पर कुछ स्पेशलाइज्ड चैनल्स होते हैं इस मेम्ब्रेन के पास, वो कौन से चैनल्स हैं वहां नहीं हम जाएंगे। तो वो चैनल्स के थ्रू वो क्या करती है, इस ल्यूमन में आ जाती है जहां प्रोटेक्टेड रहती है, और यहां फिर इसकी मॉडिफिकेशन वगैरह एंजाइम, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन है इसके पास भी बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं,
बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, चाहे रिडक्टेज हो, चाहे ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज हो, बहुत सारे। सो वो अल्टीमेटली जो जितने भी एंजाइम जो इसकी मॉडिफिकेशन के लिए चाहिए वो यहां होते हैं। तो इस तरह से क्या है, ये बाइंड होते हैं। ये देखो राइबोसोम इसके साथ बाइंड है, जो भी प्रोटीन है वो इसके अंदर आ रही है और फिर आगे जाके ट्रांसपोर्ट होगी थ्रू सेक्रेटरी वेसिकल, ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स आगे पूरे हमारे सेल के अंदर चली जाएगी। तो ये थोड़ा सा बड़ा डिटेल है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम इससे आगे कहानी को बढ़ाएंगे। अभी हम यहीं पर रहते हैं कि प्रोटीन यहां पर पहुंच गई, ये जुड़ा हुआ है एसआरपी रिसेप्टर, जो पार्टिकल है उसने एसआरपी पार्टिकल में लाया और अपने रिसेप्टर, जिसे हम एसआरपी रिसेप्टर कहते हैं, या राइबोफोरिन 1 और 2 आता है, उसके साथ जोड़ दिया। जोड़ने के बाद राइबोसोम जुड़ गया, इसने प्रोटीन बनाई, इसके अंदर चला गया। तो सिस्टरने का मतलब यह है कि सिस्टरने बेसिकली ये मोस्टली जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हिस्सा बनाते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो आएगा। सो मैंने पहले ही कह दिया कि सिस्टरने वहां है, उन सेल्स में है विच आर एक्टिव इन प्रोटीन सिंथेसिस, एक्टिव इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये याद रखिएगा, ऐसे नहीं, ठीक है। सो इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखो यहां पर क्या आता है। लेट अस टेक द नेक्स्ट पार्ट विच इज द टिब्यूल्स। टिब्यूल्स ले लेते हैं आप। तो टिब्यूल्स देखो कैसे है, जबकि यहां आप देख रहे हो कि यहां कोई ब्रांचिंग नहीं है। हमने एक चीज और जो मैं आपको बता दूं, यहां पर किसी तरह की कोई ब्रांच नहीं है, दे आर सिंगल अनब्रांच स्ट्रक्चर। लेकिन जब हम टिब्यूल्स की बात करते हैं तो वो ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड दोनों हो सकते हैं। जैसे जैसे मान लो ये यहां पर एक स्ट्रक्चर जा रहा है और ये इसकी ब्रांचिंग आ गई, ये इस तरह से आपको टिब्यूल्स दिखाई देंगे, है ना, आपको दिखाई दे रहे हैं। और यहां पे चले जाए, ये यहां पर इस तरह से ब्रांचिंग दिखाई देगी। अब देखो कहने का मतलब ये है कि टिब्यूल्स क्या है, दे आर ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। अब मैंने तो यहां ब्रांच नहीं बनाए, लेकिन एक चीज बोल दूं कि दे आर ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर्स। क्लियर? And most important, if you see here, mostly no ribosomes are present. जो important points है, no ribosomes in these structures. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इन स्ट्रक्चर्स के पास आप देखो, मैं राइबोसोम नहीं ड्रॉ कर रहा हूं। ये चीज देखने वाली है कि यहां पर मैं राइबोसोम कहीं भी ड्रॉ नहीं कर रहा हूं। और मोस्टली आपको ये जो स्ट्रक्चर टिब्यूल्स है, ये पेरिफेरी ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे मिलेंगे, एट द पेरिफेरी ऑफ द सेल मिलेंगे, ये मिडल में नहीं होंगे। सिस्टरने मोस्टली आपके सेंटर ऑफ द सेल में पाए जाते हैं, डीपर इनटू द सेल। लेकिन जब हम टिब्यूल्स की बात करते हैं या वेसिकल्स की आगे बात करेंगे तो वो कहां होते हैं, पेरिफेरी ऑफ द सेल। नाउ जब हम अगर यहां राइबोसोम्स नहीं है तो इनका कोई ना कोई तो काम होगा। तो इनका काम क्या है, काम है द सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ lipids. Clear? Steroids, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, समझ आ रही है बात, विटामिन्स। तो इनका काम यहां आ जाता है, इस रोल में आ जाता है। अब कहां कहां होते हैं हम वो देखेंगे जब हम टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखेंगे। हम पूरे मैं आपको बताऊंगा किन सेल्स में कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है जो आपको याद रखनी है। अभी हम सिर्फ ये जान लेंगे कहां कहां होते हैं और क्या काम करते हैं। तो सिंपल से स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, इसके एंड से अराइज हो जाते हैं यहां से और पेरिफेरी तक चले जाते हैं। अब तीसरा स्ट्रक्चर लेते हैं। जब हम तीसरे की बात करते हैं तो वो है वेसिकल्स।
तो जब हम वेसिकल्स की बात करते हैं तो कोई बड़ा स्ट्रक्चर नहीं है, सिंपल ऐसे राउंडेड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं एंड दे आर प्रेजेंट, देखो राउंडेड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स है और दे आर प्रेजेंट free in the cytoplasmic matrix, free in the cytoplasm. ये फ्री है और इनके पास भी मोस्टली नो राइबोसोम्स आर प्रेजेंट, नो राइबोसोम्स। इसका मतलब यहां भी प्रोटीन सिंथेसिस का सवाल तो होता ही नहीं है। यहां भी क्या हो रहा है, सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ लाइपेड्स। तो ये भी अल्टीमेटली क्या कर रही है, सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ लाइपेड्स। अब ये मैं क्यों लिख रहा हूं, ये यहां क्यों लिखा है, ये जो पॉइंट्स क्यों लिखे हैं, क्योंकि जब आएगा आपका टाइप्स ऑफ, कल हम करेंगे टाइप्स ऑफ और फंक्शंस करेंगे इसके, तो जब टाइप्स में देखेंगे तो वहां ये जो फंक्शंस मैं लिख रहा हूं ना, ये बड़े काम आएंगे। ठीक है, तो स्टे ट्यून फॉर टुमारोज लेक्चर, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो यहां देखो सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ लाइपिड्स है। और अगर हम अपने वेसिकल्स की बात करें ना, सो एक एग्जांपल आप, चलो मैं लिख ही देता हूं, एक एग्जांपल जो बड़ी इंपॉर्टेंट मैं कहना चाहता हूं आपको, दैट इज पेनक्रियास और पेनक्रियाटिक सेल्स। पेनक्रियाटिक सेल्स आर rich in vesicles. So remember this very point for NEET and academic examinations. तो ये चीज जो है, ठीक है, अब मैं इसीलिए देखो बोर्ड से हट जाता हूं, वो इसलिए हटता हूं ताकि आपकी पूरी कंसंट्रेशन यहां पे रहे, यहां पे रखो कि ये क्या है। आपको वेसिकल्स कहां मिलते हैं, अगर आप रेटिना के अंदर पिगमेंटेड एपिथेलियम होती है और वहां पर स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं माइलॉइड एपिथेलियम, माइलॉइड सेल्स। ये जो माइलॉइड सेल्स हैं इनके पास भी वेसिकल्स होते हैं, इंपॉर्टेंट है। निसल्स ग्रेन्यूल्स नर्व सेल्स के अंदर, ये भी वेसिकल्स है। निसल्स granules, they are actually the vesicles which are found in nerve cells. तो देखो ये स्ट्रक्चर्स जो हैं, ये एग्जांपल्स जो हैं, आपको याद रखनी है। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यही मोटिवेट कर रहा है मुझे अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने का। नो डाउट कंटेंट थोड़ा लेट आ रहा है, एक दो दिन के बाद ही डाल पा रहा हूँ मैं लेक्चर, क्योंकि मैं चाहता हूँ कोई कमी ना रहे आपके एकेडमिक। मैंने वही कहा है, मैं बार बार कहता हूँ कि आपके एकेडमिक्स जो है ना, वो मैं इतना स्ट्रॉन्ग कर दूंगा कि आपकी नीट जो है 99% आप क्लियर कर जाओगे। 1% आपकी मेहनत है, 99% मैं करवा दूंगा आपको मेहनत, ये मैं दावे से कहता हूँ। तो आप देखते रहिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यही मोटिवेट करेगा मुझे अच्छे से अच्छे। और एक एक लेक्चर होगा, 11th क्लास का एक एक लेक्चर होगा, एक भी टॉपिक मिस नहीं होगा। सो आई होप you understand this. Thank you very much. Keep motivating. Thank you.